हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इतिहास विषय के संबंधित 3 मार्कर्स की सीरीज के अंतर्गत हमने उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल के संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा पहले वीडियो में की है और बाकी प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अर्थात हिंदू धर्म में पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य अर्थात उद्देश्य से है। उत्तर वैदिक काल में 4 पुरुषार्थों के बारे में बताया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा संग्रहिता। उत्तर वैदिक काल में राजस्व प्रशासन का एक अधिकारी होता था, यह जिसका कार्य होता था कर एकत्र करना, राजकोष में रखने वाला अर्थात राजकोष में रखना था, जो कि जिसे हम कोषाध्यक्ष भी कह सकते हैं। और दूसरा, उत्तर वैदिक काल में राजस्व प्रशासन के अधिकारियों में हमें दूसरा भागदूत मिलता है, जो कि कर वसूलने का कार्य करता था और राजकोष में जमा करता था। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भागदूत होता था जो कि गांव-गांव से कर एकत्रित करके लाता था और संग्रहिता को जमा करता था, राजकोष में जमा करने के लिए संग्रहिता को दे देता था। अगला क्वेश्चन है हमारा आश्रम व्यवस्था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यो 3 मार्क्स बन सकता है इस पर। पुरुषार्थ की प्राप्ति हेतु या फिर रणों की मुक्ति, रण से मुक्त होने के लिए उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की व्यवस्था की गई। आश्रम व्यवस्था की व्यवस्था की गई, जिसमें हमें 4 प्रकार के आश्रम मिलते हैं, जिसमें ब्रह्मचार्य जो कि 1 साल से 25 वर्ष के मध्य पठन पाठन का कार्य किया जाता था। फिर दूसरा आता है गृहस्थ जीवन, जो कि 25 से 50 वर्ष के मध्य होता था। और उसके बाद आता है वानप्रस्थ, यानी कि आध्यात्मिकता की ओर मनुष्य अग्रसर होता था, जो कि 50 से 75 वर्ष के मध्य होता था। और चौथा आता है संन्यास, जो कि 75 से 100 वर्ष के मध्य होता है, सन्यासी जीवन व्यतीत करना होता था। अगला क्वेश्चन बात करें हम तो वेदांग है। वेदांग अर्थात वेदों के अंग, या कहा जाए तो वेदों को जानने या समझने के लिए 6 वेदांग दिए गए हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष प्रमुख हैं। अब आता है वेद त्रयी। अगर वेद त्रयी अगर 3 मार्कर से हमें पूछ लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे? तो शुरुआत के 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को, तीनों को क्या कहा गया है? संयुक्त वेद कहा गया है। अगला क्वेश्चन है विदर्भ। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था, स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे उसमें। कार्य इसका होता था धार्मिक कार्य करना या सैन्य संबंधित इसका प्रमुख कार्य होता था। ऋग्वेद में 122 बार विदर्भ शब्द का उल्लेख मिलता है, तथा उत्तर वैदिक काल में जाकर यह विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है रत्नीन। तो वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु राजा विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था, जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। राजा सहित इसकी कुल संख्या 12 होती थी, जिसमें सूत, पुरोहित, सेनानी, स्पश, वज्रपति, दूत आदि की नियुक्ति की जाती थी। अब गविष्टि, अगला क्वेश्चन है हमारे पास गविष्टि। तो शाब्दिक अर्थ इसका बात करें तो गायों का अन्वेषण, अर्थात गायों के लिए होने वाले युद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए होने वाले युद्ध के, ऋग्वैदिक या वैदिक काल में गायों के लिए होने वाले युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बागजकोई अभिलेख। बागजकोई अभिलेख अर्थात यह एक प्राचीन अभिलेख था, जो कि मध्य एशिया के बागजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसका स्थापना काल लगभग 1400 ईसा पूर्व मध्य था, तथा अभिलेख में हमें राजाओं के मध्य एक संधि मिलती है, जिसमें कुछ राजाओं के मध्य एक संधि मिलती है, जिसमें वैदिक कालीन देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य को साक्षी बनाया गया है। अब आगे बात करते हैं हम सभा और समिति। तो आपने पहले ही पढ़ा है, पहले वीडियो मैंने बताया था कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किसे? सभा और समिति को। अब सभा पे बात करें तो यह श्रेष्ठ जनों की एक सभा होती है, जिसका कार्य होता था न्याय करना। ऋग्वेद में इसका उल्लेख हमें 8 बार मिलता है। अब बात करते हैं हम समिति की। तो समिति कबीलों के सदस्यों से मिलकर बनती थी, जिसका कार्य होता था राजा का निर्वाचन करना। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में 9 बार मिलता है। इसके प्रधान को ईशान कहा जाता है
और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सभा और समिति की तुलना हमें राज्यसभा और लोकसभा से की जाती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अगला है उपनिषद, और या उपनिषद को हम वेदांत भी कहा जाता है, जो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग था अर्थात वेदांत। उपनिषद अर्थात उप प्लस निषद अर्थात शिष्यों का गुरु के समीप जाना, शिष्यों का गुरु के समीप जाना। और उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूल आधार था। उपनिषदों की संख्या अभी वर्तमान में 108 मिलती है। तो इस प्रकार हम वेदांत के, भाई यही वेदांत भी पूछा जाए या उपनिषद पूछा जाए तो हमसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुराण। तो पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई थी। वैसे तो हम देखा जाए तो यह संबंधित नहीं है हमारे वैदिक काल से, बाकी एक उपनिषद पढ़े हमने, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, तो हम पुराण भी हिंदू संस्कृति से संबंधित पढ़ लेते हैं। पुराणों की रचना गुप्त काल में की गई थी। प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है इसे। और वराह पुराण के अनुसार पुराणों की संख्या 18 बताई गई है, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि है। और ब्रह्मांड पुराण जो कि सबसे प्राचीनतम पुराण माना गया है। अब बात करते हैं दर्शन शास्त्र की। तो दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र की 6 शाखाओं के कारण इसे षड दर्शन भी कहा जाता है। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि। अब हम अलग अलग इन षड दर्शन पर बात कर ले। तो पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कपिल मुनि। इस दर्शन का प्राचीनतम एवं प्रामाणिक ग्रंथ था सांख्य कारिका, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी, है ना। और इसमें जो विषय है, तो इसका विषय है कार्य के उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्वान न होने पर किसी कार्य किसी प्रकार से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्वान न होने पर किसी प्रकार से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम देखें तो तेल बस तिल से निकल सकता है, रेत से नहीं निकल सकता। अगला है हमारे पास योग दर्शन। इसके प्रवर्तक पतंजलि है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है योग सूत्र। योग का अर्थ है मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब आता है न्याय। न्याय के प्रवर्तक है गौतम ऋषि। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क, अर्थात निर्णय, तर्क आधारित निर्णय। यह विषय यथार्थ या सम्यक ज्ञान यह विषय यथार्थ या सम्यक ज्ञान प्राप्त करना ही न्याय दर्शन है। तो सम्यक ज्ञान का बात करें हम तो आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद काल अर्थात बुद्ध काल या बुद्ध काल में या महावीर स्वामी के काल में हम सम्यक दर्शन पर जैन धर्म के त्रिरत्न के से संबंधित है। सम्यक ज्ञान का अर्थ है संदिग्ध, असंदिग्ध अर्थात दोष रहित ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन। तो इसके प्रवर्तक है महर्षि कणाद। अर्थात यह दर्शन विशेष नामक पदार्थ पर बल देता है। विशेष नामक पदार्थ पर बल देता है। किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना तथा उसके बारे में सोचना विशेष की श्रेणी में आता है। अब आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। मीमांसा का अर्थ ही है ज्ञान प्राप्त करना। और उत्तर मीमांसा की रचना किसने करी थी? वादरायण ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? वैदिक कर्म कांडों के बारे में निर्णय देना तथा उसकी दार्शनिक महत्वता को प्रतिपादित करना। अब अगला क्वेश्चन बनता है हमारे पास पूर्व मीमांसा। तो इसके रचनाकार है जैमिनी। अतः पूर्व मीमांसा भी वैदिक कर्म कांडों के दर्शन के आधार पर विश्लेषण करना ही मुख्य आधार है। अतः पूर्व मीमांसा में भी वैदिक कर्मकांडों का दर्शन के आधार पर विश्लेषण करना ही इसका मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, जो कि एक वैदिक काल में होने वाले प्रमुख विवाहों के तौर पर देखा जाता था। और अनुलोम विवाह अर्थात उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला इसमें भाग लेती थी। और प्रतिलोम विवाह का देखा जाए तो इसमें निम्न वर्ण का पुरुष तथा उच्च वर्ण की महिलाएं होती थी। ठीक है, तो हमने जितने भी 3 मार्कर्स बनते हैं उस पर हमने चर्चा करी। अब अगले वीडियो में हम
संस्कार, वैदिक कालीन संस्कार पढ़ लेंगे, जो हमारा इसमें हमारा 11 मार्क जो कि 11 मार्क जो क्वेश्चन या 50 मार्क्स का भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 5 मार्क्स में पूछेंगे तब भी हमसे बन जाएगा। और अगर बात करें तो अलग अलग भी एक संस्कार पूछ ले तब भी हम बन जाएगा। इसलिए हम संस्कार पर एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा संस्कार पर। जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।